Hey guys, welcome back to again my YouTube channel India Let's Study. So here we are with a new video. So I hope आप सभी हेल्दी होंगे एंड सेफ होंगे। आज की जो वीडियो है हमारी, तो जितने भी सी टेट एस्पिरेंट हैं सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है आज की वीडियो। बिकॉज आप थंबनेल भी देखकर थोड़ा आइडिया लगा चुके होंगे कि वीडियो में आज हम क्या करने वाले हैं कंप्लीट वीडियो में। सो सी टेट और प्रीवियस पेपर क्वेश्चन विद सॉल्यूशन सोल्व करने वाले हैं हम सभी सब्जेक्ट के। ठीक है, यूट्यूब पर पहली बार का अगर मैंने वीडियो में ये इंक्लूड इसलिए किया है बिकॉज मैं अगर बात करूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की, जब भी हम सर्च करते हैं सी टेट के प्रीवियस पेपर क्वेश्चन के लिए कोई भी वीडियो, उसमें जो सबसे मेन प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिलती है वो मिलती है उसमें आपके सभी सब्जेक्ट इंक्लूड नहीं होते। लाइक अगर इंग्लिश हो गया तो संस्कृत नहीं मिलेगा, संस्कृत है तो फिर इंग्लिश नहीं मिलेगा, किसी किसी वीडियो में मैथ्स इंक्लूड नहीं मिलेगा, किसी वीडियो में आपको हिंदी इंक्लूड नहीं मिलेगी। सो द बेस्ट पार्ट ऑफ द वीडियो इज़ दैट इसमें आपको सभी सब्जेक्ट इंक्लूड मिलेंगे, लाइक चाहे वो हमारा मैथ्स हो फिर चाहे वो हमारा संस्कृत हो। ठीक है, एंड सेकंड बेस्ट पार्ट है वीडियो का वो ये है कि इसमें हमने जो है सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल इंक्लूड किया है। मतलब कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसका आपको पास सॉल्यूशन ना हो। एंड जो थर्ड बेस्ट पार्ट वो है वीडियो का, उसमें यह है कि हमने इसमें लगभग 300 से 400 क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश की है। मात्र एक ही वीडियो आपको जीरो से हीरो इसलिए बना देगी बिकॉज अगर आप एक ही वीडियो देखते हैं लगभग 300 से 400 क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो वीडियो के लास्ट तक आते आते आपको क्या हो जाएगा, खुद पर थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि आपको खुद पर थोड़ा कॉन्फिडेंस इसलिए हो जाएगा कि लास्ट तक जाते जाते आपको लगेगा कि इतना भी हार्ड नहीं है सी टेट का एग्ज़ाम। जब प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो हमने इतने इजीली सभी अच्छे से समझ लिए हैं, तो आपको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं काफ़ी कॉन्फिडेंस हो जाएगा वीडियो के लास्ट तक जाने में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो बिना किसी देरी के। चाइल्ड डेवलपमेंट के पोर्शन से स्टार्ट करेंगे हम। आपको सभी को पता होगा हमारे सी टेट में 150 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जिसमें कि 30 हमारे CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट से आते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। 30 क्वेश्चन आपके EVS से, 30 मैथ से, 30 हिंदी से और 30 इंग्लिश से। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके टोटल 150 क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं CDP से। CDP के और पेडागोजी के क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो काफ़ी लेंदी क्वेश्चन होते हैं, तो इन्हें जो सोल्व करने की अगर मैं आपको ट्रिक बताऊं तो यह है कि आप एक बार उन्हें रीड करके इजीली आंसर नहीं लगा पाएंगे। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिन्हें आप एक बार रीड करेंगे आप उन्हें डायरेक्ट लगा देंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप उनको ईजिली नहीं लगा पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन को एक टाइम रीड करो, 2 टाइम रीड करो, देन ऑप्शन एक टाइम रीड करो और सेकेंड टाइम रीड करो। तो मैं बता रही हूँ आपको, आप डेफिनेटली राइट आंसर पे पहुंच जाएंगे अगर आप 2 टाइम क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन होंगे जिन्हें हम एक बार ही रीड करके करेक्ट लगा लेंगे, तो वो हम एक बार रीड करेंगे। बाकी जो क्वेश्चन लेंदी होते हैं, कुछ थोड़े मतलब कि क्रिटिकल से होते हैं, उनको हमें क्या करना है, 2 टाइम्स रीड करना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। त्रुटियां बोले तो जो बच्चे गलती करते हैं, किसी भी चीज़ को हम उन्हें समझा रहे हैं लेकिन उन्हें वो चीज़ अच्छे से समझ नहीं आ रही है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, एरर होती हैं, जो त्रुटियां होती हैं बच्चे करते हैं। तो अगर आप किसी क्लास में टीचिंग कर रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, ये आपने अगर मान लीजिए कहीं टीचिंग नहीं की है, तो अगर आप BTC और B.Ed करके आए हैं तो वहाँ पर आपको 3 से 4 मंथ की टीचिंग प्रैक्टिस के लिए मिलता है टाइम, तो उसमें आपने ये ज़रूर चीज़ फेस की होगी। तो जब भी आप किसी चीज़ को या किसी टॉपिक को क्लास में समझा रहे हैं तो बच्चे क्या होते हैं वहाँ पर, मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो इजीली सीख लेंगे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो बहुत एरर करते हैं, उन्हें नहीं चीज़ें समझ आती अच्छे से। तो अगर कोई बच्चा मतलब त्रुटि कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, ऑप्शन नंबर A है, एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है, तो यह संकेत है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर A पढ़ा हमने, B पढ़ते हैं। एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर बच्चे मतलब को समझ नहीं आ रहा है, वो त्रुटि कर रहे हैं, तो आप उसे छोड़ देंगे कि कोई बात नहीं, आपको तो सिर्फ अपना क्या कराना है, कोर्स पूरा कराना है। ऑप्शन नंबर C है, प्रत्येक त्रुटि को सुधारने के लिए बहुत समय लगेगा और एक शिक्षक क्या हो जाएगा, वो थक जाएगा। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन आपको आई होप नेगेटिव फील ही दे रहा होगा। ऑप्शन नंबर D है, स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर A जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। कैसे, देखिए आपने जितने भी ऑप्शन पढ़े बाकी के सभी से हमें क्या आ रही है, एक नेगेटिव फील आ रही है, तो ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट हो जाएगा कि अगर कोई बच्चा एरर कर रहा है, त्रुटि कर रहा है, वो नहीं सुधार पा रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं एक शिक्षक की जो होगी, शिक्षा की व्यवस्था ही असफल दिखाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, देखिए,
नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु या थीम सबसे अच्छी है? प्री प्राइमरी लेवल की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो मेरा विद्यालय, मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र और मेरा पड़ोस। देखिए, जब तक बच्चा विद्यालय नहीं जाएगा उसके मित्र नहीं बनेंगे, और जब तक वो घर से बाहर नहीं निकलेगा तो उसे पास पड़ोस का भी नहीं पता चलेगा। तो सबसे पहले बच्चे को क्या मिला? उसका परिवार। तो अगर हम ये विषय वस्तु या थीम लेते हैं नर्सरी कक्षा में, मेरा परिवार के लाइक आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, फादर्स का क्या नेम है, मदर्स का क्या नेम है, तो मोस्टली यहीं से शुरुआत करते हैं हम बच्चों को पढ़ाने की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। ठीक है, प्राइमरी लेवल पर अगर हमें पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना है तो एक टीचर को क्या करना चाहिए? विभेद नहीं करना चाहिए, प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है, समूह गतिविधियों के दौरान समाज मिति के आधार पर ही उन्हें समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, सकारात्मक अंत वाली कहानियां सुनानी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, प्रत्येक बच्चे का अभिवादन, सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। हमें कभी भी टीचिंग करते टाइम कुछ ये देखिए, अभी हमने क्वेश्चन की स्टार्टिंग की है, कभी भी आगे हमें जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे हमें कभी भी विभेद नहीं करना चाहिए। ठीक है, समावेशी शिक्षा के दौरान तो जो हमारे मतलब कि ये होते हैं, जैसे कोई नेत्रहीन है, किसी को कोई बहरा है, उन लोगों में भी वहाँ पर विभेद करना नहीं बताया, कहा है सबको समान शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, तो प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। बाकी ऑप्शन इसके इनकरेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा? राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है वह 100 को वॉज और न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। ठीक है, न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पा रहा है, 100 और वॉज में अंतर नहीं कर पा रहा है। तो ये हमारी एक तरीके की कैसी हुई, ये हमें अक्षरों के क्रम का ज्ञान कम है। ठीक है, तो यानी कि पढ़ने में दिक्कत है हमारे। तो पठन विकार से जितने भी रोग होते हैं, पठन विकार से जो ग्रस्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिसलेक्सिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे रोग होते हैं, डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिमिया, डिस्मॉर्फिया और हमारा डिस्कैलोकुलिया, डिस्ग्राफिया, जितने भी होते हैं इसकी एक वीडियो हमारे चैनल पर इंक्लूड है। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। शॉर्ट वीडियो है लेकिन उसमें आपको ये सारे रोग मिलेंगे लिखे हुए, तो आप इजीली इनकी पहचान फिर कर पाएंगे कि कौन से रोग से ग्रस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? समस्या कैसी होती है? मौलिक होती है। सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है। समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होती है। समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। ठीक है, देखिए, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप में दिया होता है। यह विशेषता समस्या समाधान उपयोगम का विशेष चिन्ह है। वो कह रहा है कि अगर जो हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होती हैं उसमें हमें हिंट भी उसमें ही इंक्लूडेड मिलता है। ठीक है, तो ये इसका क्या होता है? एक विशेष चिन्ह होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसका डी ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी है जो इंटेलिजेंट होते हैं उससे भी ऊपर वाले शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। बिल्कुल रॉन्ग है ये। स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, ये भी नहीं होता। बहिर्मुखी होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते, ये भी रॉन्ग है, वो बिल्कुल कह पाते हैं। अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर रहते हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं, जो प्रतिभाशाली स्टूडेंट होते हैं, वो सदैव अपने डिसीजन पर क्या होते हैं? सेल्फ डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, चिंतन के सूचना प्रक्रमण से सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। ऑप्शन नंबर 1 प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, ऑप्शन नंबर बी प्रतिक्रिया चयन, ऑप्शन नंबर सी श्रेणीकरण, ऑप्शन नंबर डी पूर्व प्रक्रमण। ठीक है, तो ऑप्शन दिए हैं आपको यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए है ग, घ, ख, क, ये आपसे सही सारे ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, उसने हमसे पूछा सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। तो अगर हम बात करें चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत का चरण हमारा निम्नलिखित होगा: पूर्व प्रक्रमण, श्रेणीकरण, प्रतिक्रिया चयन और प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा घ, ग, ख, क। ठीक है, मतलब कि हमें थोड़ा रिवर्सिबल में लिखने हैं ये सारे ऑप्शन जो अल्फ़ाबेट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बाकी इसका जो मेन है ये आपको यहाँ पर मतलब मैंने बताया, इसका जो चयन है, क्रियान्वयन चयन है, चरण है, वो निम्नलिखित प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः औसत श्रेष्ठ बुद्धिलब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। औसत से श्रेष्ठ लड़कियों की तुलना लड़कों में पाई जाती है। देखिए, जेंडर बायनेस की जहाँ पर भी बात होगी वो तो हमें बिल्कुल इनकरेक्ट ही ऑप्शन कर देना है। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर सी है, अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों में की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में रखते हैं। ये भी हमें कभी भी भेदभाव नहीं करना है, ठीक है। उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा अगर हम इस पर बात करें कि हमारी वंशानुक्रम होती है, सीखने संबंधी निर्योग्यताएं थोड़ी हमारी कैसी हो जाती है, ये होती है वंशानुगत चलने वाली प्रक्रियाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली जाती हैं। सीखने संबंधी निर्योग्यता उन बच्चों में पाई जाती है जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से क्या होते हैं, ग्रसित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, ठीक है। ये जितने भी पेडागोजी के क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं सभी क्वेश्चन आपको अपने ऊपर लेकर चलने हैं, ठीक है। वो मोनिका की बात करें, लेकिन आपको ये फील अपने लिए करना है कि मान लीजिए कि आप एक क्या है, मैथ्स के टीचर हैं, ठीक है। राधिका से वह एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर ना मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। वो मोनिका की यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि वह, ठीक है, इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवाल के जवाब देने के योग्य नहीं है। ये नहीं होगा इसका ऑप्शन। अपने सवालों के प्रति थोड़ा घबरा गई है, ये भी नहीं होगा। मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है, ठीक है। राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही है। देखिए, राधिका से उसने प्रश्न पूछा, लेकिन राधिका ने उत्तर नहीं दिया, तो उसने तुरंत क्या हुआ, मोहन से दूसरा प्रश्न पूछ लिया। लेकिन जब उसे पता चला कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है और वह अपने प्रश्न के, तो वो क्या कर देती है, अपने प्रश्न जो है उनको चेंज कर देती है, ठीक है। तो ये क्या बता रही है, मतलब मोनिका ने ऐसा क्यों किया उसके लिए, ठीक है। देखिए, इसका सॉल्यूशन क्या है। मोनिका राधिका से उत्तर न प्राप्त होने पर जब मोहन से प्रश्न पूछती है, परंतु मोहन उत्तर देने में संघर्ष करता है, जिससे शिक्षिका शब्दों को बदलकर मोहन की सहायता करती है। अतः ये क्या हो जाएगी, हमारी जेंडर बायनेस हो जाएगी, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है आपको किसी भी स्कूल में, चाहे आप फीमेल टीचर है चाहे आप मेल टीचर है। जेंडर मतलब रूढ़िबद्धता को लिंग में लेकर रूढ़िबद्धता को आपको बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है, सिवाय, मतलब किस, ये सब चीज़ों का ध्यान रखता है, इनमें से एक स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। विद्यार्थियों की क्षमताओं का, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का, विद्यार्थियों की त्रुटियों का, या विद्यार्थियों की अधिगम शैलियों का, ठीक है। देखिए, विद्यार्थियों की क्षमताओं का हम इसमें जो है इंक्लूड रखेंगे, उनकी त्रुटियों का भी ध्यान रखेंगे, उनकी अधिगम शैलियों का भी ध्यान रखेंगे। विद्यार्थियों की आवश्यकता, देखिए, सीखने के लिए आकलन विद्यार्थियों की आवश्यकता ध्यान नहीं रखेंगे हम कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। ये बाकी 3 ऑप्शन हमारे सही है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनवान परिवार ने गोद ले लिया और दूसरे को क्या हुआ, एक निर्धन परिवार में, ठीक है। 1 वर्ष बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है, ठीक है। दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी, निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक परिवार आर्थिक परिवार लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा, ठीक है। देखिए, आप टीचर हैं, अगर हम किसी भी स्कूल के में बात करें, आप अपने फ्रेंड्स को देख लीजिए, आप अपने खुद पर ही ये चीज़ देखिए। अगर आप मान लीजिए मिडिल क्लास फैमिली से हैं एंड आपका कोई फ्रेंड है वो रिच फैमिली से, तो ऐसा आपने देखा है कि जो रिच फैमिली वाले हैं वो ज़्यादा उनमें इंटेलिजेंट होते हैं या नहीं होते हैं, या जो ज़्यादा मिडिल क्लास से होते हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट, कुछ नहीं है। ये जो हमारे सामाजिक आर्थिक स्तर है वो बुद्धि लब्धांक को कभी भी प्रभावित नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है, ठीक है। अगर हम बात करें सूक्ष्म गतिक कौशल शारीरिक क्रियाओं से है इसका लेना देना, जिसमें हमारे कौन कौन सा आएगा, दौड़ना, चढ़ना, फुदकना आदि आते हैं। और जबकि लिखना जो है हमारा वो किस में आएगा, सूक्ष्म गतिक कौशल के अंतर्गत नहीं आएगा। देखिए, जो हमारे गतिक कौशल होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं, सूक्ष्म और स्थिर होते हैं। हमारे ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स होती हैं। तो जो हमारी सूक्ष्म होती हैं वो क्या होती हैं, जब हमें अपनी बड़ी मांसपेशियों का यूज़ करते हैं, वो आती हैं सारी हमारी किसमें, सूक्ष्म गतिक कौशल में। एंड जो स्थूल होती हैं वो आती हैं जब हम अपनी छोटी छोटी मांसपेशियों का यूज़ करते हैं, लाइक लिखना होता है हमारा स्थूल गतिक कौशल में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना चाहिए। प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवाल को हल करने में बच्चे की सहायता नहीं करनी चाहिए। बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक से कम होगा। सहयोगात्मक समस्या
सिद्धांत। ठीक है, मैं जैसे कि आपको अभी ऊपर भी बताया कि आपको जिस ऑप्शन को पढ़ के नेगेटिव फील खुद से ही आने लगे वो आपका ऑप्शन करेक्ट कभी हो ही नहीं सकता। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। वाइगोस्की ने जो हमें बताया उसने कहा है बच्चा वातावरण से सीखता है, जबकि पियाजे ने क्या कहा था, बच्चा खुद से सीखता है। ये दो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको इन पर मिलते हैं। ठीक है, तो वाइगोस्की ने क्या कहा कि बच्चा वातावरण से सीखता है सहयोगात्मक करके, और अर्थात ज्ञान विभिन्न व्यक्ति एवं वातावरण जैसे वस्तुओं, औजारों, किताबें, मानवीय निर्माताओं में तथा समुदाय जिसमें व्यक्ति रहते हैं में वितरित होता है। यह सिद्धांत सुझाता है कि एक दूसरे के साथ अंतः क्रिया करके सहयोगात्मक क्रिया द्वारा क्या होते हैं, बच्चे सीखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर का भाव, आत्मसिद्धि के भाव, जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव। ठीक है, तो जो किशोर होते हैं, अगर हम बात करें अपनी अडल्ट एज की, तो दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव करते हैं। ये स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी। वह अपने रंग, रूप, स्वास्थ्य, मान सम्मान, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्वीकृति, शैक्षिक प्रगति, भावी व्यवस्था आदि के प्रति सदैव क्या रहते हैं, व्यग्र रहते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें अभी जितने भी आप अगर तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, आप भी सभी क्या हैं, अडल्ट एज में ही हैं। तो जब भी आप कभी बचपन की अगर हम बात करें, आपको अगर कोई कह देता कि तो मतलब काली, अगर हम कलर्स की बात लेके चलें कि तू काला है या तू गोरा है, तो आपको वो चीज़ इतना इफेक्ट नहीं करती है। लेकिन जब भी आप अडल्ट एज में आ जाते हैं, कोई आपको ऐसे बोले, तो आपके लिए वो चीज़ क्या होती है, आपको दिमाग में वो चीज़ें घर करने लगती हैं कि हाँ मैं काला हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, या मैं कुछ भी है, मैं छोटा हूँ, लंबा नहीं हूँ, ये चीज़ें। तो किशोर अवस्था में आकर हम इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अनुभव करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15, शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यता होता है। शारीरिक रूप से डिस्ग्राफिया कोई रोग नहीं बल्कि यह एक प्रकार का विकार होता है जो शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों में सामान्यता पाया जाता है। इसमें बच्चे लिखावट में समझने की क्षमता पर असर पड़ता है। ठीक है, देखिए अभी हमने ऊपर बात किया था जब बच्चे को पठन विकार हो रहा है तो हो जाता है हमारा डिसलेक्सिया, लेकिन अगर हमें लिखने में दिक्कत होती है तो हमारा हो जाएगा डिस्ग्राफिया, और अगर हमें मैथ्स में प्रॉब्लम हो जाती है तो हमारा हो जाता है डिस्कैलकुलिया, और डिसथीमिया हो जाता है हमारा शारीरिक रूप से अक्षमता में। ठीक है, तो बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके यहाँ से भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है, वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता, पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। देखिए पुनर्बलन की अगर हम बात करें तो रिफोर्समेंट की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो जो पुनर्बलन होता है, एक चीज देखिए आप किसी भी, अगर हम आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से लगाएंगे क्वेश्चन को, अगर आप किसी बच्चे को वो डेली अच्छा काम कर रहा है, आप उसे क्या कर रहे हैं, डेली डेली एक चॉकलेट आप उसको दे रहे हैं, तो थोड़े टाइम बाद क्या होगा, बच्चे को लगने लगेगा कि ये डेली आपको चॉकलेट तो मिल रही है, तो वो इतना मतलब चीज़ को लेकर इतना पढ़ने में सक्षम नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हैं, बच्चे को मंथ्स में एक बार दे रहे हैं या 2 मंथ में एक बार कह रहे हैं कि जब आप इतना सारा करने के बाद अगर आपके 2 मंथ के बाद अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपको चॉकलेट मिलेगी, तो बच्चा क्या होगा, कंटिन्यूसली वर्क करेगा, वो उसे वेट रहेगा 2 मंथ होने के बाद का, उसे वो इसलिए वो लगातार पढ़ाई करता चलेगा। तो जो आंशिक पुनर्बलन है, सही अनुक्रियाओं के उपरांत पुनर्बलन से यह सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि इसमें छात्र को किसी अनुक्रिया पुनर्बलन मिलेगा इसका पता नहीं होता, वह प्रत्येक अनुक्रिया को तत्परता से करता है। ठीक है, उसे पता नहीं होता कि कब उसे मिलने वाला है, कब उसे नहीं मिलेगा, और सतत में उसे पता रहता है आज भी मिलेगा, कल भी मिलेगा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में उसने कहा है कि एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा, अनुशासित स्वभाव, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, परीक्षण करने की प्रवृत्ति और स्मृति। ठीक है, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। देखिए अनुशासित स्वभाव होना चाहिए, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति भी होनी चाहिए, परीक्षण करने की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए, लेकिन जो इन सारे ऑप्शंस में से सबसे हमें जो बेस्ट लगेगी वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। मतलब एक सशक्त विद्यालय में ये सर्वाधिक इस चीज़ को हम बढ़ावा देंगे। ठीक है, अपने कार्य के प्रति हमेशा सजग होना चाहिए एक शिक्षक को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं हम। निम्नलिखित में से अंतः विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि पाठ योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षक को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है, विद्यार्थियों को सीखे गए गुण का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं, प्रकरणों की विविधता जिन्हें परंपरागत पाठ्यचर्या में संबोधित किए जाने की आवश्यकता है,
आवश्यकता है से शिक्षकों के अभिभूत होने की कम संभावनाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्रों के विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदगी विकसित होने की कम संभावना होती है। ठीक है, देखिए जैसे कि अभी आपने क्वेश्चन रीड किया था ना, उसके बाद आपने ऑप्शन रीड किए, तो ऐसे क्वेश्चन की ही मैं बात करी थी। अभी आपको क्या हुआ, चारों ऑप्शन पढ़ लिया, आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा ऑप्शन नहीं लगा कि कुछ आपको एकदम से करेक्ट लगा हो, किसी नेगेटिव फील आ गई हो, तो क्या करना है, आपने क्वेश्चन दोबारा से रीड करना है एंड ऑप्शन भी उसके बाद क्या करना है, दोबारा से रीड करने हैं। फिर उसके बाद आप अपने हो जाएंगे राइट आंसर पर। विषय उद्देशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान का बहु संदर्भ में अनुप्रयोग करने और सामान्यकृत करने के अवसर दिए जाना। बाकी सारे ऑप्शन इसमें क्या हो जाएंगे, हमारे रोंग हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19, वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं, उनके पास होता है निष्पादन उपागम अभिविन्यास, निष्पादन परिहार अभिविन्यास, कार्य परिहार अभिविन्यास और नैपुण्यता अभिविन्यास। ठीक है, जिन शिक्षार्थियों के पास निष्पादन उपागम अभिविन्यास होता है, वे शिक्षार्थी समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 19। अगर आपको किसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, आपको उसका पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन देने की दोबारा से कोशिश होगी। एंड अगर आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आपको अपनी टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन करना पड़ेगा, जहां पर आपको सभी क्वेश्चन की ज़्यादातर पीडीएफ मिल जाएगी। एंड लगभग वहां पर हमारे 5K सब्सक्राइबर पहले ही से ही हो चुके हैं। एंड इंस्टाग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपको बहुत सारी नई नई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी एग्ज़ाम के लिए, या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको नोट्स भी मिल जाते हैं, कुछ शॉर्ट नोट्स वहाँ पर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षक डैश के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थी के लिए मजेदार बना सकता है। तो इसमें से आपको एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा, एक ऑप्शन ऐसा मिलेगा जो इनकरेक्ट होगा, बाकी आपके तीनों करेक्ट होंगे। तो ऑप्शन रीड करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराना। जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य न करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें परिपूर्णता की अपेक्षा करने उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करना। मुक्त अंक वाली सामग्री उपलब्ध कराना। मुक्त खेल के लिए समय देना। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन का आई होप ऑप्शन रीड करके यहाँ से पता चल रहा होगा कि हमें कौन सी चीज़ नहीं करनी चाहिए, कि जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य नहीं करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें हमें परिपूर्णता की अपेक्षा करना चाहिए। ठीक है, जब शिक्षक को जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों, ठीक है, वो क्या करें, स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनके द्वारा किए गए त्रुटियों को कम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसलिए विद्यार्थियों से परिपूर्णता की अपेक्षा न करके समस्या समाधान को रोचक बनाया जा सकता है। ठीक है, अगर वो मान लीजिए खुद से कुछ करने की कोशिश करें तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल क्या हो जाए, मतलब कि कुछ भी उन्हें ना पढ़ाएं, बस उनसे खुद से ही ये एक्सपेक्ट करने लगे कि अब ये खुद से सभी को सोल्व कर लेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। ये आपको थ्योरी अगर आप पढ़ते हैं तो इसकी स्वनिम जो होती है हमारी बोलचाल में भाषा के उच्चारित रूप की न्यूनतम विशेषता होती है, जिसके द्वारा की गई बात की कही जाने वाली किसी अन्य बात में अंतर स्पष्ट किया जाता है। स्वनात्मक दृष्टि से भाषा बोली में समान स्वनों का समूह जिसके वितरण का एक ढांचा होता है, और ये हमारी क्या होती है, सबसे छोटी एक इकाई होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहित अर्थ देता है सिवाय बहुबुद्धि सिद्धांत में। अब इसमें भी आपको क्या होगी, एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी, बाकी सारी क्या होंगी, करेक्ट होगी। तो ऑप्शन नंबर ए है, विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है, बिल्कुल करेक्ट है। संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये भी इसमें हमारा बताया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी है, बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए किया जाता है। विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, तो जो ऑप्शन सी है हमारा बहुबुद्धि सिद्धांत में इंक्लूड नहीं है। ये जितने भी सिद्धांत है सभी की चैनल पर हमने पहले से ही एक्सप्लेन किए हुए हैं। आपका बंडूरा का सिद्धांत, बहुबुद्धि का सिद्धांत, पियाजे की थ्योरी, वाइगोस्की की थ्योरी, सभी कुछ आपको चैनल पर मिलेगी अगर आप एक बार चैनल पर प्लेलिस्ट हमारी सर्च करते हैं तो सीटेट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम अभिप्रेरित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है, असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा। ऑप्शन नंबर बी है, बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों को चयन करने की प्रवृत्ति, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्ति का संतुष्टि। और ऑप्शन नंबर डी है, बाह्य कारक। ठीक है, वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, वो बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये बाकी और सारे आपको नेगेटिव लगे ही रहे होंगे। तो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें क्या होनी चाहिए, व्यक्तिगत संतुष्टि होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बुद्धि लब्धांक सामान्यतः डैश रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। ऑप्शन है उच्च, मध्यम, कम से कम और पूर्ण। ठीक है,
तो बुद्धि लब्धांक सामान्यतः उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 16 वर्षीय बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है और उसकी मानसिक आयु कितनी होगी। ठीक है, तो 16 वर्षीय बच्चा है और वो अंक कितने प्राप्त कर रहा है, 75। तो बुद्धि लब्धि का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो होता है MA/CA, MA फॉर मानसिक आयु यानी मेंटल एज और CA फॉर वास्तविक आयु यानी कि करंट एज इंटू में 100। तो उसका हमें IQ दिया है 75 और करंट एज दी हुई है 16। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे IQ की जगह 75, मेंटल एज अपॉन करंट एज इंटू में 100। IQ की जगह 75, MA ऐसा कैसे रहेगा, करंट एज हमें दी हुई है 16 और इंटू में हो जाएगा हमारा 100। तो ये 16 हमारा जाएगा इसके मल्टीप्लाई में और 100 जाएगा इसके डिवाइड में। आई होप आपको इतनी बेसिक मैथ जरूर आनी चाहिए बिकॉज 8th क्लास का मैथ है ये। और जब हम इस पूरे की कैलकुलेशन करेंगे, आपको क्या करना है, इसे किसी भी तरीके से कैंसिल आउट करनी है, तो हमारा जो MA आएगा निकल कर वो आएगा 12 वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डैश का डैश जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए, ना ही बहिष्करण होना चाहिए, ना इसमें अभिभावकों की नीड होगी, ना ही इसमें अन्य शिक्षकों की नीड होगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय एक ऑप्शन जो होगा आपके इसमें से नेगेटिव होगा। तो ऑप्शन है इसमें हमारे संवेदनशील बनना, पृथक्करण, अभिभावक की भागीदारी और क्षमता संवर्धन। ठीक है, तो समावेशन के लिए हमें जो सबसे मेन चीज नीड है वो होती है सफल समावेशन के लिए शिक्षक को संवेदनशील होना क्या होता है, अभिभावक की भागीदारी तथा छात्रों को संवर्धन आवश्यक है, सिवाय किसके, पृथक्करण के। ठीक है, पृथक्करण हमारी यहाँ पे नीड नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। ठीक है, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान, पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना, विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के नियम बनाना और कड़ाई से उनका पालन करना, संगीत प्रतियोगिताओं के लिए लड़कियों की अपेक्षा लड़कों का चयन करना। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपको इसमें से सही लग रहा है। ठीक है, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहार का अधिसंज्ञान हमें करना चाहिए। ठीक है, यही होगा हमारा सबसे बेस्ट तरीका जेंडर बायनेस से बचने का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29, सह शैक्षणिक क्षेत्र में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है। ठीक है, यह हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है, यह व्यक्तिक विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है, यह हाशियाकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है, यह सार्वभौमिक धारण को सुनिश्चित करता है। सह शैक्षणिक क्रियाओं की अगर हम बात करें, देखिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। सॉल्यूशन में इसके हम क्या बता सकते हैं कि जो सह शैक्षणिक क्षेत्र में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्र में निष्पादन स्तर को बढ़ाने का औचित्य व्यक्तित्व विभिन्नताओं को क्या करता है, संतुष्ट करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। आवासीय विद्यालय खोलना, बच्चों को विद्यालय आने को अनुमति न देने के कानून दंडनीय अपराध बनाना, विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए, प्रतिदिन घर से बच्चों को लेकर आए, बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये देना। ठीक है, तो अब ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर कि आवासीय विद्यालय खोलना, तो विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए आवासीय विद्यालय खोलने का तरीका क्या हो जाएगा, हमारा सर्वाधिक उपयुक्त हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आ जाएगा हमारा नेक्स्ट पोर्शन मैथ्स का। CDP के 30 क्वेश्चन हम क्या है कंप्लीट कर चुके हैं अपने। मैथ्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, हम देखते हैं क्या कहा है क्वेश्चन में। वो क्वेश्चन में कहा है कि त्योहार के समय कक्षा 5 में प्रतिशत प्रकरण के समय सेल पर कक्षाई चर्चा शुरू हो गई। ठीक है, कक्षा के इस प्रकार की चर्चा, सेल समझ रहे हैं ना आप, जो सेल लगती है वो वाली सेल, अब सेल से बहुत कंफ्यूज नहीं होना है कि आप सोचने लगे वो बैटरी टाइप सेल होती है वो वाली। ठीक है, तो सेल पर वहाँ पर कक्षाई चर्चा शुरू हो गई। कक्षा की इस प्रकार की चर्चा की उपेक्षा की जानी चाहिए क्योंकि यह कक्षा के शोर को स्तर को बढ़ावा देती है और दूसरों को परेशान करती है, अपने वाद विवाद संबंधी कौशलों को बढ़ाने में विद्यार्थियों की सहायता करती है, कक्षा में गर्मा गर्मी वाली
बहस आरंभ करती है और कक्षा के माहौल को खराब कर देती है। एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर हम मान लीजिए बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते ऐसा होता नहीं है कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, आप उसके अबाउट क्या होता है उस चीज़ के अबाउट आप उनको कोई स्टोरी सुनाना स्टार्ट कर दें, तो उससे वो थोड़ी है कि आप इस क्लास का माहौल ख़राब कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर मान लीजिए सेल पर चर्चा शुरू हो गई, हम परसेंटेज का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो सेल पर अगर चर्चा शुरू हो जाती है तो कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कुछ गर्मा गर्मी का माहौल है, ये कुछ नहीं है। एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा है आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य हैं। ऑप्शन नंबर ए है भूमिका निर्वाह, वर्ग पहेली, सर्वेक्षण आधारित परियोजना और प्रश्नोत्तरी। ठीक है, आंकड़ों का विश्लेषण किस तरीके से कर सकते हैं हम, इसकी समझ बढ़ाने के लिए हमें सबसे बेस्ट क्या रहेगी, तो सबसे बेस्ट इसका लिए रहेगा हमें सर्वेक्षण आधारित। ठीक है, हम किस चीज़ को कह सकते हैं कि आप किस चीज़ का सर्वेक्षण करें, फिर बताइए। मान लीजिए हम उनको बहुत सारी शेप्स ही दे देते हैं कि आप इनका सर्वेक्षण कीजिए इन चीज़ का, कि कितने हमारे पास ट्रायंगल्स हैं, कितने हमारे ये हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आंकड़ों का विश्लेषण उनको अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 33, पियाजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है और गणित का एक शिक्षक पियाजे के सिद्धांत में विश्वास करते हुए क्या करेगा, सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा, विभेदित अनुदेशक का प्रयोग करेगा, चौक और टॉक पद्धति का प्रयोग करेगा, कक्षा में बहुत सारे हस्त परिचालक और प्रयोगशाला गतिविधियों का प्रयोग करेगा। ठीक है, देखिए पियाजे ने क्या माना था कि सामाजिक अनुदेशन सीखना होता है। ठीक है, तो और पियाजे ने एक चीज़ ये भी मानी है कि बच्चा क्या होता है, खुद से चीज़ें सीखता है। तो हम क्या करेंगे, सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे पियाजे के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आप एक मैथ्स के टीचर हैं तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उमा सम विषम संख्याओं की संकल्पना को समझ नहीं पा रही है। उसकी संकल्पना को सुधारने के लिए शिक्षक ने भिन्न रंग वाले 20 कंकड़ लिए और उनके पास जोड़े बनाने के लिए कहा। साथ ही 1 से 20 तक की संख्याओं को छांटने के लिए कहा। जिन कंकड़ों के जोड़े बन पाए उनके जोड़े नहीं बन पाए। उमा क्या है, कायिक गतिक शिक्षार्थी है, श्रव्य शिक्षार्थी है, को व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है, या चाक्षुष शिक्षार्थी है। चाक्षुष मतलब नेत्रहीन में ही आ जाते हैं हमारे चाक्षुष वाले। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका, को व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है। तो यही राइट है कि उमा को सम-विषम की अगर संकल्पना को अपने सुधारना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, उस चीज़ पर एक व्यक्तिगत ध्यान देना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 35, प्रदीप को एक टूटा हुआ रूलर दिखाया जाता है और 2, 3, 4, 5, 6 पूछा जाता है कि रूलर में 5 सेंटीमीटर कहाँ है, और वह रूलर उठाता है, रूलर पर 5 सेंटीमीटर के निशान को चिन्हित करता है। ठीक है, तो उसका उत्तर गलत है, क्योंकि केवल निशान को दिखा रहा है, ना कि 0 और 5 के रूप में चिन्हित 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को। गलत है क्योंकि रूलर टूटा हुआ है और उसे 2 से शुरू करना चाहिए था और 7 को चिन्हित करना चाहिए था कि वांछनीय चिन्ह है। यह बता रहा है कि उसकी संकल्पना त्रुटिपूर्ण है और 5 सेंटीमीटर एक बिंदु के रूप में है, ना कि लंबाई के रूप में। सही है क्योंकि उसने रूलर पर 5 सेंटीमीटर के निशान को सही चिन्हित किया है। ठीक है, उसने अगर रूलर पर 5 सेंटीमीटर के निशान को चिन्हित कर दिया है तो उसमें उसका राइट ही होगा, बाकी तो कुछ ऑप्शन बचते ही नहीं है यहाँ से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 36, उच्च क्रमीय चिंतन कौशल, हॉट्स जिसको हम बोलते हैं, उच्च क्रमीय चिंतन कौशल। ठीक है, पर आधारित प्रश्न मांग करते हैं एलोग्रिथम के ज्ञान की, संकेत और चित्रों के ज्ञान की, कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान की, और तथ्य, नियमों और सूत्रों के ज्ञान की। ठीक है, जो हमारे अभी आप अगर सीबीएसई की बुक्स देखें या किसी भी छोटी क्लास की अगर हम बुक्स देखते हैं, बड़ी क्लास की अगर बुक्स, उनमें अब आपको हॉट्स का पोर्शन मिलने लगा है। दैट इज़ होता है उच्च क्रमीय चिंतन कौशल, मतलब कि जो आपने पढ़ लिया है उससे आगे और थोड़ा आपको कुछ जानने का, उससे कुछ थोड़ा लेवल अप, यानी उच्च क्रमीय चिंतन कौशल पर आधारित प्रश्न सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान की मांग करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 37, कक्षा थर्ड का बच्चा 482 को 482 पढ़ता है लेकिन 40,082 लिखता है। यह शिक्षक के लिए किस प्रकार का संकेत करता है? बच्चा ध्यान से सुनता है लेकिन स्थानीय मान की समझ स्थापित नहीं कर पाया। बच्चा संख्या की अभिव्यक्ति के विस्तृत रूप और लघु रूप में भ्रमित है। शिक्षक को स्थानीय मान विषय तभी पढ़ाना चाहिए जब बच्चे संख्या को भली प्रकार लिखना सीख जाएं। बच्चे कक्षा में एकाग्र नहीं है। देखिए आपने 482 बोला लेकिन वो लिख नहीं पाया।
तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि बच्चा जो है संख्या सही पढ़ता है परंतु लिखता गलत है। तो इसका तात्पर्य बच्चा ध्यान से सुनता है परंतु स्थानीय मान की उसको समझ नहीं है, तभी वो क्या कर रहा है, लिखने में गलती कर रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 38। शैलजा विभिन्न तरीकों से संख्या को व्यक्त करती है। ये देखिए, शैलजा विभिन्न तरीकों से संख्या को व्यक्त कर सकती है। उदाहरण के लिए 4 होते हैं 2 + 2, 4 होता है 1 + 3 आदि। वह संख्या की किस विकासात्मक अवस्था पर है? देखिए वो हमारा जो ये है होती हैं, ये हमारी प्लस में अगर हम चीज़ों को लिखते हैं जब हमारे आते हैं संक्रिया अवस्था में आ जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। आकृति में प्रत्येक वर्ग की भुजा कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखिए थोड़ा करने वाला क्वेश्चन है ये, आपको ये दे दिया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा? ये देखिए हमारे पास पहले तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। तो पहले तो ये हमारा 25 कहाँ से आया? हमारे पास टोटल कितने वर्ग हैं? 25 माइनस हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो 1 × 5 प्लस 1/2 × 2 × 2। ठीक है, ये देखिए हम एक ट्रायंगल का निकालेंगे और फिर 1/2 बेस इंटू हाइट हमने ये निकाला है यहाँ पर, और 1/2 4 × 3। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका थोड़ा करने वाला है, अभी आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, अभी मेरे पास आज पेन टैब नहीं है फिलहाल। तो जब भी अभी मैं ये क्वेश्चन आपको जरूर सोल्व कराऊंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है ये सॉल्यूशन, मैं इसको आपको सोल्व करके जरूर बताऊंगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए एक आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतनी है 10 8 और 6 और सेंटीमीटर। घनों को पैक करने में कितने बक्सों की आवश्यकता है? ठीक है, आयताकार बॉक्स का हमें सबसे पहले क्या निकाल लेना? आयतन निकाल लेना है। फिर आ जाएगा इसका आयतन जो आएगा उससे हमें घनों का बॉक्स जो हमें उसके सेंटीमीटर की मतलब कि घनों के जो क्षेत्रफल दिया है उसको डिवाइड कर लेना है हमें इसके आयतन से। ठीक है, तो ये आ जाएगा, हम जब 6240 को डिवाइड करेंगे 480 से, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी और ये इससे 13 टाइम्स कट जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 41। 2/3 में कितने 1/6 हैं? ठीक है, तो 1/6 1/6 1/6 प्लस 1/6 हमने किया है यहाँ पर, ऑप्शन से कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को। ठीक है, 4 जैसे कि मतलब ऑप्शन नंबर 3 लेंगे तो 3 बार अगर हम 1/6 करेंगे तो 2/3 नहीं आएगा। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन हैं, अगर हम पेडागोजी के क्वेश्चन से अलग हट के बात करें, यहाँ पर सॉल्यूशन मैंने आपको कुछ हद तक बताने की कोशिश की है, लेकिन ये क्वेश्चन होते हैं करने वाले। इनको आपको क्या होना है, सबको कर कर देखना है। अगर आपको किसी क्वेश्चन का तब भी करेक्ट आंसर नहीं आता है तो आपने क्या करना है, कमेंट करना है, उसको आपको करेक्ट आंसर जरूर मिलेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 42। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? 1 और आधा दर्जन बराबर 18, 1 मिलीलीटर में होते हैं 0.1 सेंटीमीटर, ये आपका करेक्ट है। 3 लीटर 30 मिलीलीटर को हम कैसे लिखेंगे? देखिए 1 मिलीलीटर में होता है 1000 लीटर, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? इस तरीके से हम इसको लिखेंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, इनकरेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 43। किसी दिन 6:14 AM से 8:02 PM तक घंटों तथा मिनटों की संख्या। देखिए आपको बहुत इजीली निकाल सकते हैं आप। 6:14 AM से 6:14 PM तक कितने टोटल घंटे हो जाएंगे? 12 घंटे। और 6 से 7 तक 1 घंटा, और 7 से 8 तक कितना मिनट बैठा हमारा? 46 मिनट। और 8 से 8:02 तक हमारी कितनी हो गई है? 2 मिनट। तो सबको ऐड करके हम अगर मिनट में कन्वर्ट करके हमें आंसर निकाल देना है, 13 घंटे और 48 मिनट हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 44। इसको 12 से भाग करके दिखाएं। देखिए बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं आपके अगर जब आप इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे। 12 × 1 = 12, देन उसके बाद आपने 1 उतार लिया, फिर उसके बाद उस पर नहीं चलेगा 0 उतार ली, 0 पर भी नहीं चलेगा, फिर 0 लगाकर यहाँ पर 1 उतार लेंगे, तो 12 8 = 96, उसके में से माइनस करेंगे 42, देन उसके बाद हम फिर यहाँ पे क्या बचेगा? 5 बचेगा, 2 ऊपर से उतार लेंगे यहाँ पर, फिर चलेगा 12 4 = 48, तो शेषफल हमारा बच जाएगा 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 45। 4 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या। 4 समकोण कितने हो जाएंगे? 360, और 1/3 समकोण 90 को 1/3 से डिवाइड करेंगे 30, तो टोटल को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 390। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन जो है आपका 46 जो है, इसे आप खुद से करने की कोशिश कीजिए क्योंकि काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, यहाँ पर पूरा इस पर PDF पर इंक्लूड नहीं हो पाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कक्षा 5 के विद्यार्थी
समस्या 1/2 डिवाइड 1/3 को सही तरीके से हल कर सकते हैं, लेकिन वे इस समस्या को हल नहीं निकाल सकते कि आधे केक में कितने 1/3 केक के टुकड़े हैं। इसका कारण क्या है? देखिए, आपने उन्हें भिन्न पढ़ा दिया, लेकिन इसमें क्या होगा, उसके मतलब उनमें विभेद करना नहीं उन्हें आ रहा है, उनकी भाषा जो वो अच्छे से आपने नहीं पढ़ाई। देखिए, समस्या कक्षा 5 के लिए उच्च कठिनाई का स्तर है, ये नहीं होगा। भिन्न पर संक्रियाएं बिना संदर्भीकरण और भाषा सहायता। ऑप्शन नंबर सी है इसका। विद्यार्थी इन दो समस्याओं की गणितीय तुल्यता को समझने के योग्य नहीं है। विद्यार्थी का भाषा विकास बहुत खराब है। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। इससे हमें यह ज्ञात होता है कि भिन्न कक्षा में केवल अंकीय मान पढ़ाई गई है, ना कि संदर्भीकरण और भाषा सहायता से पढ़ाई गई है। ठीक है, उन्हें मतलब हमने अंकीय मान से पढ़ाई, यानी हमें बस 1/2 1/3 ऐसे क्वेश्चन हल कराए हैं। उन चीज़ों को हमने वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू नहीं समझाया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। देखिए, कक्षा 3 में 2 अंकीय संख्याओं के व्यकलन को प्रस्तुत करने के लिए शिक्षक निम्नलिखित चरणों का अनुगमन करता है। स्थानीय मान व्यवस्था की समझ के साथ 2 अंकीय संख्याओं की पुनरावृत्ति होना, यह प्रदर्शित करने के लिए कि एक छोटी संख्या को बड़ी संख्या से घटाया जा सकता है। टैली चिन्हों का प्रयोग, स्थानीय मान के प्रत्येक कॉलम के अंतर्गत संख्याओं के व्यवकलन का उपयोग। इस स्थिति में शिक्षक डैश से पाठ का विकास कर रहा है। देखिए, तो जो इसके लिए जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। व्यवस्था संकल्पना से परिकलन प्रक्रिया संक्रिया की ओर हम जा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 49। विद्यार्थियों को ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण के संबंध कोण के मध्य संबंधित स्थापित करने के लिए कहा जाए तो वे कई आकृतियां खींचते हैं, कोणों को मापते हैं और यह देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण समान है। इस केस में वेन हिले के विचार के अनुसार विद्यार्थी, ये देखिए वेन हिले के हमारे बहुत सारे स्तर हैं। वो स्तर अगर आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं तो उसका मैं आपको लिंक दूंगी डिस्क्रिप्शन में, बहुत अच्छे हैं क्वेश्चन, आपका वहाँ से फंसता है मैथ्स में। तो ऑप्शन है विश्लेषणात्मक स्तर पर, तो ये विश्लेषणात्मक स्तर पर ही हमारा इसका आंसर आ जाएगा। बाकी के जो ये हैं ये भी स्तर हैं, ये अब जब आप इसकी थ्योरी रीड करेंगे तो आपको अच्छे से और समझ में आएगी। ठीक है, देखिए अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए हैं उनमें से कुछ ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप बिना थ्योरी के अभी तक नहीं कर पाएंगे, और जितने भी वो क्वेश्चन है उसकी थ्योरी का सबको आपका लिंक क्या मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 50। कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार से चतुर्भुज परिभाषित करने के लिए कहती है, जैसे भुजाओं का प्रयोग, कोणों का प्रयोग, विकर्णों का प्रयोग आदि। शिक्षिका क्या करना चाहती है, विभिन्न परिप्रेक्ष्य से चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना। कंठस्थ कराने वाला ऑप्शन हमेशा गलत होगा। ठीक है, परिभाषाओं से जो ऑप्शन आ जाएगा वो हमेशा गलत होगा, परिभाषाओं वाला। ठीक है, हमें परिभाषा नहीं करानी है, कंठस्थ नहीं कराना है, रटाना नहीं है कुछ भी। तो चतुर्भुज को समझने विद्यार्थियों की क्या कर रही है, शिक्षिका सहायता कर रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 51। कक्षा में बिंदु रेखा पर ज्यामितीय पाठ के लिए आकलन निर्देश होंगे। सेंटीमीटर और इंचों में रेखा को परिशुद्ध रूप से मापा जा सकता है, रेखा का नाम बता सकते हैं। ठीक है, परिशुद्ध रूप से सेंटीमीटर और इंचों में रेखाखंड की माप कर सकते हैं और रेखाखंड के अंतः बिंदुओं को चिन्हित कर सकते हैं। रेखा किरण और रेखाखंडों में अंतर कर सकता है और उन्हें परिभाषित कर सकता है। रेखा और रेखाखंडों में अंतर कर सकता है, बिंदु को चिन्हित कर सकता है, दी गई लंबाई के अनुसार परिशुद्ध रूप से रेखाखंड खींच सकता है। देखिए कक्षा 4 की अगर हम बात करें तो रेखा किरण और रेखाखंड में अंतर वाला चैप्टर और सिर्फ हमें वहाँ पर इंक्लूड होता है, बाकी ये जो जितने भी होते हैं बिंदु चिन्हित करने वाला पोर्शन हम क्लास 4 में नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, किन दो संख्याओं को गुना करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा। यह प्रश्न है हमारा बद्ध अंत वाला, क्योंकि इससे निश्चित संख्या में उत्तर है। बच्चों को सामान्य समस्या समाधान रणनीतियों को सुझाता है। अधिक संज्ञानात्मक रूप से चिंतन करने बच्चे की सहायता करता है। मुक्त अंत वाला प्रश्न है, क्योंकि इससे एक से अधिक उत्तर हैं। देखिए जिनका उत्तर होता है एक से अधिक वो होते हैं हमारे मुक्त अंत वाले प्रश्न, और जिनका उत्तर होता है केवल एक वो होते हैं हमारे बंद अंत वाले प्रश्न। तो जब 24 के गुणनफल, दो संख्याएं पूछी है जिनका गुणनफल करने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है 24, तो ये कैसा हो जाएगा हमारा मुक्त अंत वाला प्रश्न होगा, क्योंकि इसके उत्तर जो होंगे वो एक से अधिक होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 53। 10 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार कमरे के फर्श को वर्गाकार टाइलों से पूर्णतः ढकना है। यदि प्रत्येक टाइल की लंबाई कितनी है, 50 सेंटीमीटर है, तो आवश्यक टाइल हमारी कितनी लगेंगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कैसे करते हैं, वो कह रहा है
चलते हैं आगे। उसने बताया है वर्गाकार कमरे का क्षेत्रफल, भुजा बताइए 10, तो क्षेत्रफल आ जाएगा 10 का स्क्वायर। वर्गाकार टाइलों की लंबाई 50 सेंटीमीटर है, उसे मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 0.5। वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर हम कितना आ जाएगा 0.25। आवश्यक टाइलों की संख्या में हमें क्या करना है, कमरे के क्षेत्रफल को टाइलों के क्षेत्रफल से डिवाइड कर देना है। जब आप इसे यहाँ से डिवाइड करोगे तो ये पॉइंट हटेगा यहाँ से और ऊपर 2 जीरो और आ जाएंगी, तो ये आ जाएगा 10,000 को 25 से आपको डिवाइड करना है, कितना होगा 400। मैथ्स के जितने भी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है आपको सभी क्या है, खुद से सोल्व करके देखने हैं ये, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 54। एक संतरे का मूल्य कितना है, 2.5 रुपये यानी 2.50 रुपीज़। 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य कितना होगा, पहले तो ये देखिए संतरे का मूल्य कितना है 2.5 रुपये, 3.5 दर्जन यानी कि 12 हो गए हमारे एक दर्जन में, और 3.5 मतलब 3 सही 1/2 होगा। तो इसे जब हम सोल्व करेंगे 3 दूनी 6 और 1 7/2, तो 12 गुना 7/2, 2 से हम 12 को काट देंगे, कितना आएगा 6, 6 सत्ते हमारा आ जाएगा 42। तो 42 संतरों का मूल्य कितना होगा, 2.5 से उसे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो वो हो जाएगा हमारा 105 रुपये। अगर आपको मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ आता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करूँ, फिर आपको जो समझ नहीं आएगा, ठीक है। एक चॉकलेट के कितने बराबर भाग हैं, 12। मंजू ने इसका, देखिए लॉजिकल क्वेश्चन है थोड़ा, चौथाई भाग अंजू को और तिहाई भाग सुजाता को और छठा भाग फिजा को दे दिया। मंजू के पास कितना बचा, देखिए टोटल चॉकलेट कितनी है हमारी 1, उसमें से उसने 1/4 अंजू को, 1/3 सुजाता को और 1/6 किसे दे दिया। तो इन सारों को सोल्व करके हम क्या करेंगे, 1 से माइनस करेंगे। तो आई होप आपको एलसीएम लेना आता होगा, क्योंकि 10th का मैथ है, 10th वाला नहीं, सिर्फ 8th क्लास तक का मैथ है, बेसिक वाला, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 100 के गुणनखंड हैं हमारे 2 गुना 2, 5 गुना 5, तो सभी गुणनखंडों का योगफल हम निकालेंगे। a की पावर p+1 माइनस के 1/a-1, b की पावर q+1 अब माइनस के 1/b-1, ठीक है। तो ये जो p और q हैं हमारे, ये क्या आएंगे यहाँ से, देखिए p हमारा कितना है 2 और q भी हमारा कितना है 2। ये इस तरीके से सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन है, ये आप खुद से चेक कर सकते हैं। 12 और 16 का क्वेश्चन में पूछा है आपसे, 12 और 16 का न्यूनतम सर्वगुणज गुना 10 का और 15 का न्यूनतम सर्वगुणज। 12 और 16 का न्यूनतम सर्वगुणज आएगा हमारा 48, और 10 और 15 का न्यूनतम सर्वगुणज आ जाएगा हमारा 30। सर्वगुणज मतलब जो दोनों से कट रही हो संख्या है, और जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 14,040। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल। तो हम स्थानीय मान, आई होप आप सभी को आता होगा करना, नहीं आता है तो देखिए आपको सॉल्यूशन में दिया हुआ है पूरा। ये देखिए 2 4 2 4 का हम अगर इस वाले 2 का स्थानीय मान निकालेंगे 20, इस 2 का स्थानीय मान निकालेंगे 2000, दोनों को ऐड करेंगे 2020। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2 वर्गों के परिमाप 12 और 24 हैं, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल से का कितने गुना है, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे हम क्वेश्चन। छोटे वर्ग का क्षेत्रफल अनुपात बड़े वर्ग का क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो 12 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1/4। तो ये से कितने गुना बड़ा है, 4 गुना बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। गुणनफल में इतने में क्या जोड़ा जाए कि इससे क्या प्राप्त हो जाए, हमें ये प्राप्त हो जाए। तो आपको पता होगा जब भी वो कुछ भी जोड़ने के लिए कहता है हम क्या ले लेते हैं x। तो हमने मान लिया, हमने इसमें x जोड़ा कि हमारा इतना आ जाए, फिर हमारी ये वाली डिजिट हो जाएगी, इधर चली जाएगी माइनस, इसमें से इसको हम माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 274। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैथ्स का पोर्शन हम सोल्व कर चुके हैं, अब आ जाएगा हमारा इन्वायरमेंटल स्टडीज़ EVS यानी पर्यावरण का पोर्शन। 1 बाय 1 करके क्वेश्चन सोल्व करते हैं सभी, इसके भी हम। क्वेश्चन नंबर 61 जो कि हमारा EVS से है, उसमें कहा है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को डैश उपलब्ध कराना चाहिए। पाठ के अंत में, प्रकरण के अंतः निर्मित, पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर और इकाई के अंत में, ठीक है। देखिए जो हमारी होती हैं गतिविधियाँ होती हैं वो हमें पाठ के अंत में ना होकर हर टॉपिक के अंत में होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए हमें क्या, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है। जैसे ही आपने टॉपिक पढ़ाया उसमें आपको कुछ एक्टिविटी हो गई कराने के लिए बच्चों को, तो वो टॉपिक उनको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को विशेषतः पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। अभिभावकों के विचार को स्वीकार और सम्मान देना चाहिए। विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। जो पर्यावरण हमारा सब्जेक्ट है उसे जो है स्टूडेंट कैसे सीखेंगे, कर ज़्यादा सीखेंगे, तो हमें उसके क्या होना चाहिए, प्रयोगों पर विशेष करके ध्यान देना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 63। प्राथमिक स्तर पर
प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है डैश का प्रयोग करना। आवधिक परीक्षाएं, गृह कार्य, योगात्मक कार्य और फोर्थ है हमारा क्या है, पोर्टफोलियो। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो होगा पोर्टफोलियो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 64। एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्री एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं, अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं, या प्रभावी आकलन को क्या बनाते हैं, सुगम बनाते हैं। यदि कोई शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्री एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि ये अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 65। सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग मस्तिष्क अलोडन के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह विकासात्मक सिद्धांत की ओर किस विकासात्मक सिद्धांत की ओर व्यक्त करता है। देखिए, उसने एकदम से सीख लिया और वो उसके बाद में सीख रही है, तो ये क्या है हमारा व्यक्तिक विभिन्नताओं से इसका तात्पर्य है। क्योंकि जो व्यक्ति किसी विशेष अथवा व्यक्ति के जो किसी व्यक्ति और विशेष अथवा व्यक्तियों के वर्ग पर लागू होता है। अतः वैयक्तिक सिद्धांत के अनुसार सीमा तथा लीना के बीच जो भिन्नता है कि सीमा पाठ को रटकर याद कर लेती है और लीना उस पाठ को समझकर याद करती है, तो ये होता है हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग के बाद समझिए, तो ये वैयक्तिक विभिन्नताओं के अंतर्गत आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 66। डैश के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। समस्या, सहयोगात्मक अभिगम, निर्देशित खोज, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट। ठीक है, तो व्याख्यान मैंने आपको बताया हमें करनी नहीं है, कंठस्थ कराना, व्याख्या कराना, रटाना, ये चीज़ें हमें कभी भी हमारी हमेशा ही नेगेटिव में जाएंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 67। पर्यावरण अध्ययन के कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानी कथन का प्रयोग करना डैश सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन है इसका सही दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा का सरणीकरण करना, पाठ को आनंददायी और रोचक बनाना, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजना और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताओं पर क्या देना, ध्यान देना। ठीक है, तो पर्यावरण अध्ययन की कक्षाओं में अगर संकल्पनाओं को हमें स्पष्ट करना है तो हमें स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संस्कार की प्रकृति को खोजना, कल्पना करना, प्रयोग करना, इन सब माध्यम से हम क्या सीखते हैं, पर्यावरण सबसे ज़्यादा सीखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 68। डिस्लेक्सिया मुख्यतः की समस्या के साथ संबंधित है। बोलने और सुनने, पढ़ने और सुनने। ठीक है, इसका सॉल्यूशन अगर हम देखें वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। जो पढ़ने संबंधी समस्याएं हैं वो सारी हमारी किस में जाएंगी, डिस्लेक्सिया में। और इसको 1881 में ओसवाल्ड बरखान ने पहचाना और रूडोफोल्ड ने 1887 में इसके क्या नाम दिया, डिस्लेक्सिया का नाम दिया। जब भी किसी स्टूडेंट को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो हमारा पठन विकार यानी कि डिस्लेक्सिया में जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 69 में कहा है सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। इसका परिणाम है उच्च नैतिक विकास, समूह में द्वंद्व, गहन प्रतियोगिता, उच्च उपलब्धि एवं स्वयगरिमा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सहयोगात्मक अधिगम में अगर जो हमारे पुराने और अधिक समय वाले छात्र हैं वो छोटे और कम कुशल वाले विद्यार्थियों का आकलन करते हैं, तो इसका कारण है अधिक उपलब्धि उन्हें हो चुकी है और वो अपना ये आत्मज्ञान दिखाते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 70। अल बिरूनी जिस देश से आया था उसका क्या नाम था, उसका ये अल बिरूनी का चैप्टर। ये देखिए, आपको ईवीएस अगर आपको अपना स्ट्रॉन्ग करना है तो आपने कुछ नहीं करना है, बस हमें आपको 1st to 5th तक की, अगर आप प्राइमरी लेवल पर एग्जाम दे रहे हैं तो 1st से 5th तक की आपको ईवीएस की बुक्स पढ़नी है। बहुत ईजी तरीके के उसमें चैप्टर है, लेकिन अगर आप उन्हें एक बार अच्छे से पढ़ लें तो आप इजीली क्वेश्चन लगा पाएंगे। तो अल बिरूनी उज्बेकिस्तान से आया था तथा इसने भारत इतिहास पर एक किताब लिखी थी जो थी हमारी तारीख हिंद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन आप खुद से सोल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है। उसे बहुत सृजनात्मक विद्यार्थी माना जाता है, इसलिए वह डैश के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, मॉडलिंग, अनुकरण। देखिए, अभिसारी चिंतन अगर अभी हमने बात करी थी मुक्त अंत वाले प्रश्न और बंद अंत वाले प्रश्न, तो जो बंद अंत वाले प्रश्न होते हैं वो होते हैं हमारे अभिसारी चिंतन में, और जो मुक्त अंत वाले प्रश्न होते हैं वो होते हैं हमारे अभिसारी चिंतन से। अनुकरण हो गया देखकर सीखना, और मॉडलिंग किसी को मॉडल बना के सीखना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अपसारी चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चे के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ
जोड़ने में सहायता करते हैं। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है डैश को बढ़ावा देना है। ठीक है, कक्षा एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चे के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा ज्ञान में सहसंबंध और स्थानांतरण। ठीक है, कुछ चीज़ें पहले से पता है, जो हम उन्हें जान रहे हैं उनमें हम संबंध स्थापित कर रहे हैं, और जो हमारा पुराना ज्ञान था उसे हम नए ज्ञान में भी क्या कर रहे हैं, एक तरीके से इंक्लूड कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 74। रोहन के विद्यालय में रोहन के विद्यालय में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया तथा आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, विज्ञान प्रदर्शनी का हम उसमें आयोजन किया और एक उद्देश्य है, तो इसका सबसे बेस्ट उद्देश्य क्या हो सकता है कि शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम क्या कर रहे हैं, हम उपलब्ध करा रहे हैं। ठीक है, वो नई नई क्रिएटिविटी करेंगे, नए नए एक्सपेरिमेंट बनाएंगे, नए नए मॉडल्स बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 75। के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बच्चे के विकास को आकार देना, संस्कृति, पौष्टिकता, शारीरिक गठन, शिक्षा की गुणवत्ता। ठीक है, शारीरिक गठन के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरण कारणों में सब क्या है, शामिल हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 76। कांसा ब्रांच के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया था, सही कथन है। ये सारे चैप्टर जो है बता रही हूँ मैं, फिर से आपको बता रही हूँ। अगर आपको और अपनी ईवीएस जो है अच्छी करनी है तो फर्स्ट से फिफ्थ तक की, फर्स्ट और सेकंड में तो होती नहीं है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ की आपको क्या पढ़नी है, ईवीएस पढ़नी है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कांसा, तांबा, कॉपर तथा किसका मिश्र धातु है, टिन की मिश्र धातु है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों को प्रयोग करने से मृदा कैसी हो जाती है, हमारी बंजर हो जाती है। ठीक है, ज़्यादा रसायन, हम जितने ज़्यादा रसायन यूज़ करेंगे उतनी हमारी जो मिट्टी है वो कैसी हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं चुनिए। पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें, बी निचली मंजिलों में कोई खिड़की नहीं, ऑप्शन सी पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें, ऑप्शन नंबर डी लकड़ी के फर्श। ठीक है, तो मकानों की विशेषताएं हमारी बी सी डी हैं। निचली मंजिलों में कोई खिड़की नहीं, लद्दाख के मकान ऐसे ही होते हैं, पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं, और लकड़ी के वहाँ पर क्या होते हैं, फर्श होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 में कहा है तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। चलते हैं क्वेश्चन पर, तो इसके ऑप्शंस आपको दिए हैं। विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सिखाने में मदद करने से, स्कूल में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने से, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग और चलाने से, पुरानी झील पुनर्निर्मित कराने से। ठीक है, एक तरुण भारत संघ नामक हमारा समूह है जिसका मेन उद्देश्य क्या है, पुरानी झीलों को क्या कराना, पुनर्निर्मित कराना, जिसको इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म आती, अगर मान ली जा जाती है तो उसकी TBS। भारत की एक ऐसी अशासकीय संस्था है जो लोगों को वन एवं जल के संरक्षण मुद्दों पर क्या करती है, जागरूक करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सांपों के संदर्भ में सही कथन है। हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप है। ठीक है, ये करेक्ट है। नाग कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जहरीले सांपों के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो इस जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, BAC हमारे राइट आंसर है, डी इसका राइट आंसर नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण है। ये बदबूदार और पतला पीला द्रव है, अच्छी गंध है, बिना गंध वाला गाढ़ा द्रव है, और बदबूदार गाढ़ा और गहरे रंग का तेल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, पेट्रोलियम एक अत्यधिक उपयोगी पदार्थ है जिसका उपयोग दैनिक जीवन में बहुत अधिक होता है। इसका निर्माण कोयले की तरह वनस्पतियों के पृथ्वी के नीचे दबने तथा कालांतर के ऊपर उच्च दाब तथा ताप के आपतन के कारण हुआ है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पेट्रोलियम का प्रकृष्ट तेल क्रूड ऑयल कहलाता है। यह काले रंग का गाढ़ा द्रव है। पेट्रोलियम का सही अभिलक्षण हमारा कौन सा हो जाएगा, बदबूदार गाढ़ा और गहरे रंग का तेल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। मलेरिया और चिकनगुनिया, डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया, मलेरिया हैजा मियादी बुखार, मलेरिया डेंगू और हैजा। तो जो इसका राइट ऑप्शन है हमारा डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया है। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर ए बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए इनका एक्सप्लेनेशन भी आपको दिया हुआ है और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग होता है अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट, सोने चांदी का गोलाकार बनाए पेंट, पिसे हुए चावलों का। ठीक है, तो मधुबनी पेंटिंग जो होती है उसमें हम पिसे चावलों का क्या करते हैं, रंगीन घोल यूज़ करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पिसे चावलों का रंगीन घोल हम मधुबनी पेंटिंग में यूज़ करते हैं। चलते हैं, ठीक है। एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे आवश्यकता होते हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उस कक्षा में पढ़ते हैं। उपर्युक्त पब्लिक स्कूल निम्न में से किसका पालन करता है? ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बताया था कि जब हमने स्टार्ट किया था कि समावेशी शिक्षा क्या होती है, उसमें हम सभी को एक साथ लेकर पढ़ाते हैं, चाहे वो नेत्रहीन हो, चाहे वो बहरे हों, किसी भी तरीके से उनमें कुछ भी प्रॉब्लम हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। घर्षण के विषय में चर्चा करते समय एक शिक्षिका ने इस संकल्पना की व्याख्या करते हुए बहुत से उदाहरण दिए। इनमें से कुछ उदाहरण ऐसे हैं जिसमें घर्षण हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है। उस शिक्षक ने कक्षा में नीचे दिए। जैसे हम पेन की नोक और कागज के बीच क्या होता है, घर्षण होता है। हम फर्श पर हमारे पैरों और फर्शों के बीच घर्षण के कारण चलते हैं। ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी गई गेंद घर्षण के कारण ही हमारे पास वापस लौट आती है। घर्षण के कारण हम किस गतिशील वाहनों को ब्रेक लगाकर रोक सकते हैं? ठीक है, अब देखिए आगे, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा डी, ए और बी। ठीक है, ये जो बताया ना कि ऊर्ध्वाधर के कारण वो गेंद जो होती है घर्षण के कारण नहीं आती है, वो आती है गुरुत्वाकर्षण के कारण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 86। एक पश्मीना शॉल लगभग साधारण स्वेटर के बराबर गर्म होता है। एक साधारण पश्मीना शॉल को बुनने हेतु कितने घंटे का समय लगता है, ये आपको इसमें बताना है। तो इसका राइट आंसर है हमारा 10 स्वेटर बुनने के बराबर गर्म होती है। तो इसको हमें लगभग कितना समय लगता है, 200 घंटे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शरीरता की शिक्षिका उसे विभिन्न समूह गतिविधियों में शामिल रखती है, जैसे समूह चर्चा, परियोजना। उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है? भाषा निर्देशित, नहीं। प्रतियोगिता आधारित सीखना, सामाजिक गतिविधियों के रूप में सीखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक गतिविधियों के रूप में सीखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 88। नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेंढक, कीड़े मकोड़े और चूहों जैसे छोटे जीव को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। हमारे देश में भी कहाँ पाया जाता है? तो नेपेंथिस का पौधा है जो इन्हें खा जाता है, और वो हमारे देश में कहाँ पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 89। उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। पैराफिन, मोम, ग्रीस, कोयला और पेट्रोल। ठीक है, तो ये सभी हमारे क्या हैं? पेट्रोलियम के उत्पादक हैं, कोयले को छोड़कर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कोयला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 90। बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का हमारा जो सबसे बेस्ट समय होता है वो होता है अक्टूबर से दिसंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ईवीएस के 30 क्वेश्चन लगा लिए हैं। अब हमारा आता है हिंदी के 30 क्वेश्चन लगाएंगे हम यहाँ, उसके बाद इंग्लिश और संस्कृत बचता है। क्वेश्चन नंबर 91 है हमारे पास। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषा का आकलन, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना, भाषा की पाठ्य पुस्तक। ठीक है, देखिए हमें पाठ्य पुस्तक पे कभी भी आधारित नहीं रहना है, कठोर रवैया हमें कभी नहीं अपनाना है। तो इसके लिए सर्वाधिक सबसे महत्वपूर्ण होगा हमें बच्चों को भाषा प्रयोग के क्या कराने चाहिए? अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 92। भाषा की कक्षा में एक शिक्षक को बच्चों से क्या अपेक्षा करता है? भाषा के शिक्षक में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है? संस्कृतनिष्ठ भाषा में ही जवाब दें। बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल प्रयोग ना करें। बच्चे सवालों के बंधे बनाए जवाब ना दें। बच्चे सवालों के बंधे बनाए जवाब दें। ठीक है, तो अभी जैसे कि हमने देखा मुक्त अंत वाले प्रश्न, अपसारी चिंतन, ये सभी कुछ, तो हमें क्या है? बच्चे सवालों के बंधे बनाए जवाब ना दें। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है, एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है, संप्रेषण का एकमात्र साधन है। भाषा का जहाँ तक प्रश्न है, यह एक स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 94। भाषा का प्रयोग केवल मुद्रित सामग्री में होता है कि जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, केवल परीक्षा में होता है, केवल पाठ्य पुस्तक में होता है। तो जो भाषा है उसका यूज़ हम क्या करते हैं? जीवन के विभिन्न संदर्भों में हम क्या कर रहे हैं? भाषा का यूज़ कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पर। बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका निहितार्थ यह है कि बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा ही
बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध करा जाए, बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ी जाए, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध करा जाए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 96, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है दूसरों की बात समझना, अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, अपनी बात कहना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा के सीखने अथवा सिखाने के पीछे निहित उद्देश्य यह होता है कि विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग किया जा सके। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 97, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है भाषा का शिक्षक, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, भाषा का व्याकरण और पाठ्य पुस्तक। ठीक है, तो जो भाषा के पीछे अर्जन करने का सबसे पीछे मेन उद्देश्य होता है हमारा ये होता है कि भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 98, बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक गति का लेखा जोखा करना डैश से संबंधित है। ठीक है, तो पोर्टफोलियो में आता है हमारा बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक गति प्रगति का लेखा करना। भाषा की पाठ्य पुस्तकें साध्य हैं, भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन है, अभ्यास परक होनी चाहिए, साधन है। ठीक है, तो ये साध्य नहीं है, केवल साधन है, एकमात्र साधन भी नहीं है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 100, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में बाधक हैं, त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं, बड़ों के पढ़ने की वस्तुएं हैं और क्या है, साधक हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी है, साधक हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 101, बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है लिखित परीक्षा, प्रश्नों के उत्तर, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री को क्या करना, व्यक्त करना। तो सबसे राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा सीधे के हिंदी के क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, आप इजीली लगा सकते ही हैं सारे। ठीक है, क्वेश्चन है प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना, ये क्या है, केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं, भाषा आकलन के तरीके हैं, भाषा सीखने सिखाने के आकलन के क्या हैं, ये तरीके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में बच्चों को मातृभाषा का प्रयोग करना वर्जित होना चाहिए, बच्चों को मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी क्या होना चाहिए, परिचित करना चाहिए। मतलब कि हम उनकी मातृभाषा को रेस्पेक्ट भी करते हैं और उन्हें आगे कभी कुछ अच्छा सिखाना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104, भाषा के व्याकरण को समझने को, भाषा के व्याकरण को समझने को, भाषा के व्याकरण की समझ को ऑप्शन है केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से, केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से, निबंधात्मक प्रश्न और संदर्भपरक प्रश्न। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। भाषा के व्याकरण की समझ का प्रश्न है, इसे महत्वपूर्ण संदर्भ प्रश्नों के माध्यम से आकलित करना चाहिए। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन में ये बताया आपको। 105 में है क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए, निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना करना, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना, भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना। ऑप्शन नंबर सी है, भाषा के शिक्षण का उद्देश्य है भाषा की, जो ऑप्शन नंबर सी है वो है इसका करेक्ट आंसर, कि जो हमारा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है वो क्या होगा, भाषा शिक्षण का उद्देश्य है भाषा की बारीकियों को समझना एवं सौंदर्य बोध को सम्यक रूप से समझने की क्षमता को क्या करना, प्रोत्साहित करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अब ये जो क्वेश्चन आएंगे आपके पैराग्राफ वाले क्वेश्चन हैं, तो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, आप ये देख लीजिए। हाल से तो आपको PDF मिलेगा ही टेलीग्राम पर, बिकॉज बार बार ऊपर जाना पड़ेगा PDF में, तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन है वो आप खुद से सोल्व कर सकते हैं और इजीली उनके आंसर आपको मिल जाएंगे। बाकी मैं आपको थोड़ा थोड़ा दिखाते चलती हूँ कि क्या क्वेश्चन है और क्या आपका पैराग्राफ था। ठीक है, सॉल्यूशन भी आपको दिया हुआ है साथ ही साथ में। सीटेट का जो आपका एग्ज़ाम है वो इतना हार्ड एग्ज़ाम नहीं है कि आप नहीं निकाल सकते हैं, बहुत इजी एग्ज़ाम है। अगर हम बात करें, अगर हम इसको उसके कंपैरिजन में देखते हैं यूपी टेट के, तो यूपी टेट से भी इजी एग्ज़ाम है आपका। तो इतना सीटेट को आप इतना भी मतलब हल्के में तो नहीं लेना है कि बिल्कुल आप बिना पढ़े ही क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ी भी मेहनत करते हैं तो आप ना सिर्फ क्वालिफाई और बहुत अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं सीटेट के लिए। ठीक है, तो ये हिंदी का पोर्शन जो था आपका 120 क्वेश्चन पर क्या हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा। अब चलते हैं हम इंग्लिश के क्वेश्चन पर। इंग्लिश के क्वेश्चन में भी पहले आपको पैराग्राफ के क्वेश्चन है जो गाइज आपको बिल्कुल खुद से सोल्व करने पड़ेंगे, बिकॉज बार बार क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा।
और आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी बिकॉज सॉल्यूशन है आपके पास एंड इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर जरूर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें एंड अगर कुछ क्वेरी आपकी होती है तो इंस्टाग्राम पर डीएम जरूर करें। सभी का लिंक आपको आज डिस्क्रिप्शन में मैं दूंगी क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेज आ जाते हैं इंस्टाग्राम पर कि टेलीग्राम का आपको क्या नहीं मिल रहा है, लिंक नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो आई होप अभी हमारे क्या है क्वेश्चन हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 132 से देखते हैं हम। ए स्मॉल हॉबी फॉर्म वुड बी, इसका मतलब क्या मीन्स है ये बताना आपको। स्मॉल जू इन बैकयार्ड, ए कॉमर्शियली सक्सेसफुल फॉर्म, ए फॉर्म रन विदाउट एनी प्रॉफिट, एन ओपन स्पेस वेयर रेयर एनिमल्स केयर फॉर। तो इसका मीनिंग है हमारा ए स्मॉल हॉबी फॉर्म का ए फॉर्म फॉर पर्सनल यूज रन विदाउट एनी प्रॉफिट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द ओनर्स डॉटर had cleaned up by having 2 children। ये अभी आपके पैराग्राफ से क्वेश्चन चल रहे हैं, ये देखिए यहाँ तक के क्वेश्चन आपके पैराग्राफ से चल रहे हैं। अब करेंगे हम क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 136 में कहा है लैंग्वेज एक्विजिशन यानी भाषा जो अर्जन करना है वो है इन्वॉल्व्स ए सिस्टमेटिक अप्रोच टू द एनालिसिस एंड कंपैरिजन and comparison of grammar as well as to memorization of vocabulary, refers to the process of learning a native or a second language because of innate capacity of the human brain। option number C है is a technique intended to simulate the environment in which children learn their native language, requires the memorization and use of necessary vocabulary। तो इसका राइट आंसर है हमारा is a technique intended to simulate the environment in which children learn their native language, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 137 which while listening means a stage when students are listening to लिस्टिंग टू अ रिकॉर्डिंग ऑफ अ नेचुरल कन्वर्जेशन, ठीक है। अभी क्या हो रहा है ना, हिंदी के बहुत सारे क्वेश्चन रीड कर लिए हैं, तो ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में प्रॉब्लम है, बट अभी थोड़ा मतलब हिंदी के क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं ना, तो इसलिए थोड़ा हिंदी की वोकैब में आ रही है दिक्कत है। तो वाइल लिस्निंग मीन्स अ स्टेज व्हेन स्टूडेंट आर लिस्निंग अ रिकॉर्डिंग नहीं, व्हेन स्टूडेंट्स आर लिसनिंग टू अ रिकॉर्डिंग ऑफ ए नेचुरल कंजर्वेशन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप उन्हें कुछ रिकॉर्ड करके सुना रहे हैं, वो ये भी ध्यान से पढ़ना है आपको, नेचुरल कन्वर्सेशन, ठीक है। वेयर द स्टूडेंट अटेम्प्ट लिसनिंग अ टास्क व्हेन अ लिसनिंग एक्टिविटीज इंक्लूड्स, इसका आंसर हो जाएगा राइट हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है उसने क्राइटेरिया ऑफ असाइनमेंट इज आर क्वेश्चन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, जनरल इंप्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स एबिलिटी, स्कोरिंग की गाइडेंस विद मार्किंग स्कीम। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जनरल इंप्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स एबिलिटी, ठीक है। क्राइटेरिया होता है मानदंड और असेसमेंट होता है मतलब मूल्यांकन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नोट्स कैन बी मेड यूजिंग अ फ्लो चार्ट और ए वेब डायग्राम, द स्टडी स्किल इन्वॉल्व्ड इज समराइजिंग, ठीक है, रिटायरिंग एंड गैदरिंग और स्टोरिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, फ्लो चार्ट एंड वेब डायग्राम आर यूज टू समराइजिंग नोट्स, हैंस ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 140 व्हाट इज द फ्लो इज नॉट व्हाट इज लर्न बिकॉज student pay attention during informal discussion, a teacher socio-economic level may differ widely from students, a student possesses different abilities, personalities and come from a variety to backgrounds, a teacher or learner can never fully master any discipline। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशन आप देख सकते हैं खुद से अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कतें आ रही हैं तो, ठीक है। तो इसी तरीके के आपके इंग्लिश के क्वेश्चन हैं जो आप सोल्व कर सकते हैं यहाँ पर, जिनका सभी का आपको क्या मिला हुआ है, सॉल्यूशन यहाँ पर मिला हुआ है, ठीक है। तो आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ बिल्कुल मिल जाएगी, और अगर आपको किसी क्वेश्चन को करने में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप मैंने अभी बताया आपको, आप डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, आप वीडियोज़ पर कमेंट कर सकते हैं। देखिए संस्कृत का जो पोर्शन है
मैं पहले क्लियर कर देती हूँ कि मैंने संस्कृत नहीं पढ़ी है कभी, और ना ही मुझे संस्कृत आती है अच्छे से इतने। तो आप संस्कृत अगर आपका सब्जेक्ट है तो आप संस्कृत क्या होता है इसमें से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, जितने भी आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है। तो लगभग 30 क्वेश्चन ही हैं आपके संस्कृत में भी यहाँ पर। तो उसमें से कुछ आपके पैराग्राफ के क्वेश्चन होंगे, कुछ ऐसे आपके सिंगल क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो 150 क्वेश्चन आपके यहाँ पर सीटेट के लिए कंप्लीट हो जाते हैं लगभग। तो पूरा एक सेट आज हमने कंप्लीट किया है अभी ये सीडीपी का। ये देखिए यहाँ पर आपका संस्कृत क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाएगा 150 क्वेश्चन पर। तो सीडीपी का पूरा पोर्शन हमने किया है विद सॉल्यूशन, मैथ्स का पूरा पोर्शन किया है हमने, और ईवीएस का पूरा पोर्शन किया है हमने, इंग्लिश का पूरा पोर्शन किया है, हिंदी का पूरा पोर्शन किया है हमने, ठीक है। ठीक है, कोशिश यही थी कि सारे जितने भी क्वेश्चन है एक ही वीडियो में इंक्लूड करें, पर कुछ मतलब कि जो बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है। लेकिन अभी भी ये नहीं है कि एक मैं प्लेलिस्ट बना रही हूँ इसके लिए, अभी आपकी 2-3 वीडियो एक साथ आपको मिलेंगी जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने लिखा है 300 से 400 क्वेश्चन हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट डिस्कस करेंगे। तब तक बी सेफ एंड बी हेल्दी गाइज, एंड अपनी तैयारी ऐसी इस तरीके से जारी रखिए।